हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 41वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 40 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने यूनिट नंबर 4 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यूनिट नंबर 4 में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसके अलावा और भी तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेना जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हो। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। कि सर यूनिट नंबर 5, देखो इस यूनिट का अगर हम नाम बताएं तो इस यूनिट का नाम हम रख सकते हैं काइनामेटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है गणित, मैथ। इसका मतलब गति का गणित पढ़ने वाले हैं। देखो ये वाला जो यूनिट है, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपको जितनी भी जानकारी मिलेगी उस जानकारी का इस्तेमाल गणित के 2 टॉपिक में हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। सर पहला है चाल, समय, दूरी, और सर दूसरा है नाब और धारा। इन 2 गणित के टॉपिक में हम इस चैप्टर से सीखी जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में जानकारी मिलने वाली है। वो जानकारी सर गणित में भी आपकी इस्तेमाल होगी। तो चलिए हम पहले यूनिट नंबर 5 में हम कौन से स्टडी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पूरी यूनिट में हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले हम 1 मिनट में पहले चर्चा करते हैं कि सर हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले सिलेबस समझते हैं, आखिरकार यूनिट नंबर 5 का सिलेबस क्या है। तो देखो ये क्या है, गति। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे सर गति। आखिरकार गति क्या चीज होती है, गति किसे कहा जाता है, गति की क्या परिभाषा है, किस वस्तु को हम गतिमान अवस्था में कह सकते हैं और किस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहते हैं। तो ये जो दूसरा टॉपिक है गतिमान अवस्था और विराम अवस्था, गति की परिभाषा देखते ही, गति की परिभाषा समझने के बाद ही तुरंत हम गतिमान अवस्था और विराम अवस्था समझ लेंगे कि आखिरकार ये क्या होती है। एग्जाम्पल से विद प्रैक्टिकली हम इस बात को समझ के चलेंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा सर गति के कॉम्पोनेंट। देखो गति कई प्रकार की होती है, तमाम प्रकार की गति हैं। देखो ये मैंने रखी है। कोई भी गति पढ़ने से पहले कुछ गति के कंपोनेंट होते हैं, अगर वो हमें नहीं पता है तो हम किसी भी प्रकार की गति को नहीं पढ़ पाएंगे। तो गति के कुछ कंपोनेंट हैं। सब इसमें कौन से कंपोनेंट हैं, तो सर दूरी वर्सेस विस्थापन, दूरी और विस्थापन को समझना है कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या समानताएं हैं, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें समझना है सर चाल और वेग। सर चाल क्या है, वेग क्या है, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है सर एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है और इससे इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी रियल लाइफ में इस त्वरण का क्या महत्व है। हम जैसे गाड़ी चला जाते हैं, जैसे तुमने देखा होगा बाइक चलाते हो तो जो खींचती हो ना, तुम कहते हो सर इसको नॉर्मल भाषा में तो बोल रहे हो एक्सीलेटर। एक्सीलेटर दो, गाड़ी में जो एक्सीलेटर आप बोल रहे हो वो एक्सीलेटर नहीं, वो एक्सीलरेशन होता है। समझ में आ गया। तो ये होगा। अगला हम पढ़ेंगे सर जर्क। जर्क क्या है, वो एक्सीलरेशन से ही संबंधित होता है। तो जर्क भी हम समझेंगे कि सर जर्क क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर गति के प्रकार। आखिरकार गति कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखो तो 3 प्रकार की गति का डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि संसार की कोई भी गति है तो वो इन 3 प्रकार की गति के अंतर्गत ही आएगी। तो ये कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो सर है एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। सर एक विमीय गति के अंतर्गत जो गति होती है सर उसका एक और नाम है रैखिक गति, लीनियर मोशन। और अगर हम इसके भी अंदर बात करें तो लीनियर मोशन भी 2 तरह की होती है। एक तो होती है सर जमीन पर क्षैतिज रेखा में एक लीनियर मोशन, सीधी रेखा में, और एक होती है सर ऊर्ध्व, मतलब ऊपर से अगर किसी वस्तु को गिराएंगे तो वो भी सीधी जमीन पर आके गिरेगी। तो हम रैखिक गति पढ़ेंगे तो वहां पर भी 2 प्रकार की, क्षैतिज रैखिक गति और ऊर्ध्व रैखिक गति, मतलब गुरुत्व के अधीन गति। तो यहाँ पर भी रैखिक गति भी 2 तरह की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा सर द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति क्या है सर, ये क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन सी गति को पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये जब हम पढ़ेंगे रैखिक गति, चलो अभी यहाँ बताते, पहले इनको बता देंगे, उसके बाद यहाँ एक नोट पॉइंट है बताऊंगा अभी। ये है द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति के अंतर्गत हम कौन सी गति पढ़ेंगे। देखो सर प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पढ़ेंगे, वो द्विविमीय गति होती है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वो भी यहीं पढ़ेंगे। घूर्णन गति, सर जो रोटेशन मोशन होती है अपने अक्ष पर घूमना, वो भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं। ग्रहों की गति, जितने भी ग्रहों की गति है, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम है, तो वो हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। पलायन वेग क्या होता है, कोई वस्तु है
कक्षीय वेग क्या होता है, पलायन वेग कक्षीय वेग में क्या संबंध है, तो वो भी बहुत सारी जानकारी हम यहाँ करने वाले हैं। अगला है लास्ट वाली है ये वाली सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिकल मोशन, तो हम वो भी यहाँ पर पढ़ के चलेंगे। ये सारी की सारी ये जो मोशन है वो सर द्विविमीय गति होती है। क्यों होती है सर द्विविमीय गति की क्या परिभाषा है और क्यों होती है, इसका लॉजिक तो जब इनको पढ़ेंगे तभी हम देंगे। अगला है हमारा त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब है सर गैसों के अंतर्गत गैसों के पार्टिकल जिस प्रकार से गति करते हैं वो सब त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल होते हैं। तो त्रिविमीय गति गैसों का उदाहरण है। और त्रिविमीय गति का एक और नाम है अनियमित गति, जिसमें कोई नियम नहीं लगता उसको बोलते हैं अनियमित गति। तो वो अनियमित गति गैसों की होती है और उसी को हम त्रिविमीय गति बोलते हैं। दूसरा हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर उड़ने के लिए अगर संसार में कोई चीज कोई जीव अगर आप मतलब आसमान में उड़ रहा है तो उड़ने के लिए उसकी गति त्रिविमीय गति होती है। जैसे एक सवाल आया था क्या एक मच्छर उड़ रहा है, एक मच्छर एक कमरे में उड़ रहा है, तो बताइए उसकी गति कैसी होगी, तो हम कहेंगे उसकी गति होगी सर त्रिविमीय गति। अब हमें समझा कि सर गति 3 प्रकार की हैं, फिर हम यहाँ पर समझेंगे सर गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण थे, गैलीलियो ने दिए थे। और फिर हम पढ़ेंगे गति के नियम। गति के नियम भी 3 हैं, वो न्यूटन ने दिए थे। तो हम बात करें सर ये जो समीकरण है 3 समीकरण हैं और 3 नियम हैं वो इनमें से किस गति पर लागू होते हैं। ये जो 3 समीकरण हैं और 3 नियम हैं इनमें से ये किस गति पर पूरी तरह से लागू होते हैं, किस गति पर लागू होंगे, तो केवल एक विमीय गति पर ये गति के समीकरण और गति के नियम लागू होते हैं, केवल एक विमीय गति पर। आप कहोगे सर सर्कुलर मोशन, प्रक्षेप्य गति, घूर्णन गति, ग्रहों की गति, सर इन पर ये नियम लागू नहीं होते क्या। जो समीकरण है आप पढ़ोगे v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाले जो 3 फॉर्मूले पढ़ोगे ये फॉर्मूले केवल रैखिक गति जो एक विमीय गति है केवल इस पर लागू होते हैं, द्विविमीय गति पर भी लागू नहीं होते। लेकिन हम द्विविमीय गति पर लागू कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं सर, वो हम बताएंगे कि जो द्विविमीय गति है ना वो भी एक विमीय बन जाती है तब हम लागू कर पाते हैं। वो हम जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। तो अभी हम समझेंगे कि सर ये जो समीकरण है और ये नियम है ये तीनों समीकरण और ये तीनों नियम सर एक विमीय गति पर ही लागू होते हैं। सर इन पर क्यों नहीं लागू होते, तो जब इनको पढ़ेंगे तो हम जानकारी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर इस चैप्टर में ग्राफ बहुत जानकारी करनी है। जो ग्राफ की जानकारी हमको करनी है तो ग्राफ हमें समझना है सर दूरी और विस्थापन का ग्राफ समझना है, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, तमाम ग्राफ पढ़ रहे हैं। कम से कम नहीं तो 25 ग्राफ हैं, 25 तो लोग नहीं 23 तो पक्के हैं। अगर देखेंगे कितने होंगे, जर्क को मिला लेंगे तो 25 हो जाएंगे। वैसे मैं जर्क के ग्राफ आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ तक बताऊंगा इतने, तो यहाँ तक 23 ग्राफ बनेंगे और जर्क मिला लेंगे तो 25 ग्राफ हो जाएंगे। लेकिन तुम कहोगे सर 25 ग्राफ पढ़ाओगे आप, बहुत हो जाएंगे, हमें तो समझ में नहीं आएंगे। मात्र 2 बताऊंगा, 2, और उन 2 की सहायता से 25 के 25 खत्म हो जाएंगे। केवल 2 ग्राफ की सहायता से 25 के 25 खत्म, तो बहुत आसान तरीके से हम इसको बताएंगे। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ भी हम यहाँ पढ़ के चलेंगे सर क्या होता है। और फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा, ये जो यूनिट है ये इसका नाम ही है गति का गणित, अर्थात गणित का मतलब न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर से, इस यूनिट से सर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो हम वो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कि वो न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा ये टॉपिक, किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक हमारे सामने हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की मतलब कहानी बताते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम समझते हैं कि गति क्या होती है, आखिरकार सर मोशन किसे कहा जाता है। देखो हमने ये एक डायग्राम बनाया है, इसकी सहायता से मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। वो महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो पूरे फिजिक्स में लागू होगी और ये गणित में भी लागू होती है। तो वो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे सर ये मोशन क्या होती है, गति आखिरकार क्या चीज होती है। आपने भी ध्यान लगाया होगा कि पहले की सर गति क्या होती है। अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं तो क्या आप इस वक्त एट रैंडम अभी बता सकते हो कि आखिरकार गति की क्या परिभाषा है। आप में से बहुत ऐसे छात्र होंगे जो शायद ना सोच पाए। अचानक से अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ गति क्या होती है, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर गति तो वही गति है नॉर्मल, जैसे हम चलते हैं वही गति है सर, मतलब इस तरह से बोलोगे। लेकिन एग्जैक्ट आपसे अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो शायद आप में से कुछ लोग ही बता पाए। खैर कोई नहीं, चलो हम समझते हैं सर गति आखिरकार क्या चीज है। पहली तो बात आप हमें देखिए, आप अपने अनुसार हमें बताइए कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हम इस तरह से खड़े हैं तो आप हमसे क्या कहोगे कि सर आप विराम अवस्था में हो, आप तो मूव ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं इस तरह से ऐसे मूव कर रहा हूँ या आराम से इधर जा रहा हूँ फिर इधर जा रहा हूँ,
तो फिर इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूंगा अब बताओ मेरी स्थिति बताओ, तो तुम कहोगे सर आप अभी गतिमान अवस्था में हो। क्यों? मैं रुक ही नहीं रहा हूँ भाई किसी जगह पर। तो इसका मतलब ये है, देखो जैसे समय होता है, समय कभी वापस लौट के तो आता नहीं, ना तो समय कभी रुकता है। समय लगातार चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, ना तो कभी लौट कर आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से अगर गति की परिभाषा देखना चाहें तो हम समय के सापेक्ष देखते हैं। जैसे एक बात बताओ, देखो सापेक्ष शब्द आ गया ना, तो सापेक्ष को बताने के लिए मुझे एक बात और बतानी पड़ेगी। देखो जैसे अगर इस पृथ्वी पर बात करूं, अगर आप बताओ मैं किस तरह से हूं, तो आप कहोगे कि सर आप स्थिति में एकदम खड़े हुए हो, तो आप विराम अवस्था में हो। लेकिन मैं विराम अवस्था में हूँ आपके अनुसार। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर मैं चंद्रमा के अनुसार अभी किस स्थिति में हूँ, तो भाई चंद्रमा के अनुसार देखा जाएगा तो सर पृथ्वी गति कर रही है, इसका मतलब चंद्रमा के अनुसार मैं गतिमान अवस्था में आ जाऊंगा। इसका मतलब मैं अभी देखो तुम्हारे अनुसार अगर देखा जाए तो मैं अभी विराम अवस्था में हूँ, चंद्रमा के अनुसार अगर देखा जाए तो मैं गतिमान अवस्था में हूँ। सर सूर्य के अनुसार अगर मुझे देखा जाए गतिमान अवस्था में हूँ। क्यों? सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गति कर रही है, गतिमान अवस्था में हो गया। इसका मतलब ये है कि एक वस्तु गतिमान अवस्था में भी हो सकती है और विराम अवस्था में भी हो सकती है। ये निर्भर किस पर करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। कि भाई किसी ने किसी रेफरेंस पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा और उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम आपको अपने आप को बताएंगे कि हम गति में हैं कि विराम में हैं। क्योंकि देखो हम आपके अनुसार अगर देखा जाए तो विराम में हैं, लेकिन हम सूर्य के अनुसार या फिर चंद्रमा के अनुसार अगर अपने आप को देखें तो सर हम गतिमान अवस्था में हैं। इसका मतलब ये है कि सर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वह हर एक वस्तु गतिमान है, लेकिन फिर भी हम सर विराम अवस्था का मतलब ये जो टर्म है विराम अवस्था, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत भरपूर मात्रा में। तो फिर विराम अवस्था ये जो टर्म है उसका हम इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हम विराम अवस्था में हो सकते हैं कब? जब हम किसी वस्तु को एक निर्देश पॉइंट मान लें और उसके अनुसार हम अपनी पोजीशन बताएं, तो हम विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होते हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर मुझे बताना है कि मैं गतिमान हूँ कि सर विराम अवस्था में हूँ, तो उसके बताने के लिए सर एक मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक रेफरेंस राशि होनी चाहिए। तो रेफरेंस राशि में किसको मान के चलता हूँ? हमेशा समय को मानकर चलते हैं। सर टाइम एक रेफरेंस राशि है, इस टाइम से तुलना करके समय के अनुसार मैं किसी भी वस्तु की विराम अवस्था और गतिमान अवस्था को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम कहोगे सर कैसे? तो देखो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक वस्तु है जो समय के साथ अपनी लगातार स्थिति बदल रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन बदल रही है, तो हम कहेंगे कि सर वो गतिमान अवस्था में है। और अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ही नहीं रही है तो हम कहेंगे सर वो वस्तु विराम अवस्था में है। तो कुल मिलाकर पहली बात तो हमें समझे सर, अगर किसी गति क्या होता है, गति समझ में आ गया, कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति बदलेगी, गति है। और स्थिति मतलब विराम स्थिति क्या होती है? कोई वस्तु किसी समय के अनुसार अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी सर, वो विराम अवस्था कहलाती है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद फिर हम और समझाएंगे चित्र बनाकर। तो पहले परिभाषा लिखो, हमारे साथ ही आप परिभाषा लिख लेना। तो हम कहेंगे यदि यदि समय के अनुसार, समय के सापेक्ष सापेक्ष यदि समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी अपनी स्थिति स्थिति बदल रही है तो वह वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाएगी। हमें समझ में आएगा सर, गतिमान अवस्था की हमने परिभाषा दे दी। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही है तो सर वह गतिमान अवस्था में है। अगर हम यहीं पर सर विराम अवस्था की परिभाषा देना चाहें तो विराम अवस्था की भी परिभाषा दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहाँ पर मैं एक चित्र बनाता हूँ, उसके बाद हम विराम अवस्था को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर ये है। तो अगर ये व्यक्ति इधर जा रहा है तो हुआ क्या, हमने देखा सर 6 बजे,
6 बजे ये यहाँ पर था। जैसे ही सर 6:01 हुआ तो ये जो व्यक्ति था वो थोड़ा आगे पहुंच गया। 6:01 पर ये यहाँ पहुंच गया। ये वही व्यक्ति है। अगर हमने अगली मिनट पर देखा तो व्यक्ति इस तरह से यहाँ पहुंच गया। ये 6:02 हो गया। तो हम देखेंगे सर जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ये जो व्यक्ति है, तुम कहोगे सर यहाँ से आते गए इसके बाल कहाँ चले गए? बाल चले नहीं गए, बनाए नहीं थे। लो भाई साहब, बाल सब कुछ बनाना पड़ेगा। अब इसका नाक नहीं बनाई, चलो ठीक है, समझ जाना। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ देखा जाए तो ये व्यक्ति 6 बजे यहाँ था, इसकी स्थिति यहाँ पर थी। 6:01 हो पाई तो स्थिति यहाँ आ गई। सर 6:02 हो पाई तो स्थिति यहाँ आ गई। इसका मतलब ये है जैसे जैसे सर समय बढ़ रहा है, समय के बढ़ने के साथ ही ये अपनी पोजीशन बदल रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? सर ये गतिमान अवस्था में है। हम इसको बोल सकते हैं ये व्यक्ति गतिमान अवस्था में है। गतिमान अवस्था में है। हमने कहा ये व्यक्ति है गतिमान अवस्था में है। अब हम विराम अवस्था को देखते हैं। तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे। ये तो हमने चलो एग्जाम्पल दे दिया इसका। अब हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं सर विराम अवस्था की। तो लिखो हमारे साथ, यदि समय के साथ समय के सापेक्ष कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। विरामावस्था में कहलाएगी या फिर कहलाती है। तो हाँ, अगर हम ये बोलें कि सर समय के साथ वो अपनी जगह ही नहीं बदल रहा है, वो एक जगह पर स्थिर बैठा हुआ है, समय तो बढ़ता जा रहा है, तो फिर देखा जाएगा तो हम कहेंगे सर ये विराम अवस्था में है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि सर ये हमारे कोई मान लो दादाजी हैं, ये यहाँ पर आराम से बैठे हैं। अब ये इनके लिए पड़ा हुआ है कुछ बैठने का सिस्टम और आराम से ये बैठे हैं, केवल यहाँ पर बैठे हैं। और ये है इनका मुख और थोड़े से बाल हैं इनके सिर पर। ये सिस्टम है, ये आराम से बैठे हैं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, 6 बजे मैंने देखा तो यहीं बैठे थे ये, इनकी स्थिति यही थी। सर 6:01 हुआ तब देखा स्थिति यही है। सर 6:02 हो गया तब देखा स्थिति यहीं पर अभी भी बैठे हैं, अभी गए नहीं, यहाँ से कहीं गए नहीं। अगर मैंने आगे और देखा सर 6:03 पर, तब भी देखा सर यहीं बैठे हैं। इसका मतलब सर समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, वो तो रुकेगा नहीं। समय सर बदल रहा है, समय के साथ ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे। इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्थिति है वो सर एक जगह है, वहीं के वहीं बैठे हैं। इसका मतलब हम इनको कह सकते हैं कि सर समय के साथ ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, तो फिर ये विराम अवस्था में है। हम कहेंगे ये विरामावस्था में है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो महापुरुष बैठे हैं तो ये समय के अनुसार अपनी स्थिति बदल ही नहीं रहे, तो फिर हम बोल सकते हैं कि सर ये विराम अवस्था में होंगे। बात खत्म, इतनी बात है। तो हम समझे सर गतिमान अवस्था क्या होती है? समय के साथ अगर अपनी पोजीशन बदलेंगे तो सर वो हो जाएगी गतिमान अवस्था। और समय के साथ हम अपनी पोजीशन बदल ही नहीं रहे, हम अपनी स्थिति को बदल ही नहीं रहे हैं, तो सर वो हो जाएगी विराम अवस्था। अब हम यहाँ बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्थिति, पोजीशन। ये तो सर किसी के रेस्पेक्ट में इसकी हमने स्थिति बता दी, लेकिन अगर हम किसी पॉइंट को एक निर्देशांक, जैसे मान लीजिए हम मैथ में बात करते हैं, मैथ में अगर किसी पॉइंट को दिखाना हो तो एक दूसरा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। गणित में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताते हैं कि ये कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से कितनी दूर है। तो अगर हमें किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु की कहीं विशेष पॉइंट से दूरी बतानी है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बताएं, हम आपसे ये कहें कि सर अपना जो भारत है, तो भारत की लोकेशन बताओ ग्लोब पर, तो तुम क्या कहोगे? तुम भी एक रेफरेंस पॉइंट मानोगे कि नहीं मानोगे? रेफरेंस पॉइंट के लिए पता है तुम क्या, कौन सा पॉइंट लोगे? सर
हमारे अक्षांश रेखा पहले निकालोगे, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। सर वो दोनों रेखाएं हम क्या करेंगे, ग्लोब पर भी, ये हमारा ग्लोब है, तो हम ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को पकड़ेंगे और एक हम निकालेंगे ये वाला, ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये देशांतर। सर इस पॉइंट पर जहां काटेंगे हम कहेंगे सर यही भारत है, यहीं पर भारत है। तो कुल मिलाकर ग्लोब पर भी अगर किसी की लोकेशन बतानी है तो कोई पॉइंट होता है कि नहीं होता, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट निकलता है इस और इस लाइन की सहायता से, जहां ये लाइनें काट जाती हैं। तो इस हिसाब से हम अगर देखें सर गणित में, अगर ये तो चलो हो गया पृथ्वी पर हम सर किसी की लोकेशन बता रहे हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से बताते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश पर है, कितने डिग्री देशांतर पर है। ये वाली बात हम करके लोकेशन बता देते हैं। अगर हमें किसी बिंदु की लोकेशन सर गणित में बतानी हो, मैथ में हम, क्योंकि मैथ में और फिजिक्स में अगर हम किसी की लोकेशन बताना चाहते हैं तो लोकेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा हमको। जैसे वहां पर ग्लोब पर बताने के लिए सर हमें दो चीजें लेनी पड़ती हैं, एक हमें लेनी पड़ती है अक्षांश रेखा, एक लेनी पड़ती है देशांतर रेखा, और इन दोनों को मिलाकर हम बता देते हैं। ठीक है भाई। तो सेम उसी प्रकार से अगर हमें मान लीजिए कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, उसकी स्थिति बतानी है, तो उसकी स्थिति बताने के लिए एक हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। एक मूल बिंदु लेकर चलेंगे और उस मूल बिंदु के हिसाब से बताएंगे कि सर इस मूल बिंदु से ये वस्तु कितनी दूरी पर है, तो वो होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो वहां से निकल के आता है शब्द एक मूल बिंदु, और ये मूल बिंदु से 3 रेखाएं खींची जाती हैं। अगर हम बात करें सर मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु, तो हम अगर मूल बिंदु की बात करें, मूल बिंदु क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट। हम कहें ओरिजिन पॉइंट, ओ ये मत लिखो, मूल बिंदु ऐसे लिखो, ये है मूल बिंदु। तो ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु की अगर हम परिभाषा देना चाहे तो क्या है कि एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बताते हैं या व्यक्त करते हैं, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब हम बात करें सर मूल बिंदु जहां पर भी होगा, सर वहां से हम 3 रेखाएं खींच सकते हैं परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि सर ये हमारे पास मूल बिंदु है, ये हमारे पास मूल बिंदु है, यहां से हम 3 ऐसी रेखाएं खींचेंगे, काल्पनिक रेखाएं होंगी, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इस तरह से, ये वाली इसके परपेंडिकुलर, ये वाली इसके परपेंडिकुलर और ये वाली इसके परपेंडिकुलर। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम देखेंगे सर एक तो ऐसे खींचेगी, एक रेखा इस तरह से खींचेगी, और देखो एक ऐसे बाहर की तरफ खींचेगी। तो हम इस वाली रेखा को कैसे दिखाएं, ऐसे दिखा नहीं सकते, तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। तो ये एक इस तरह से आ गया, और ये है हमारा, ये है मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु है, इस बिंदु से हम 3 रेखाएं परपेंडिकुलर खींच लेंगे, और 3 रेखाएं परपेंडिकुलर खींचने के बाद एक फ्रेम बन जाएगा। ये सर एक फ्रेम बन चुका है, और अब इस फ्रेम के अनुसार हम किसी भी पॉइंट की स्थिति बताएंगे। यही फ्रेम है, यही फ्रेम 3D होता है। ये इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, उसको दिखाने के लिए मैं ये इसको बनाया है। ये अगर क्यूब है, तुम कहो सर ये कमरा है हमारा, कमरा, तो कमरे में अगर बात करेंगे सर, मैं हर एक अक्ष को अभी डॉट 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 कर देता हूँ, केवल मैं 3 लाइनों को छोड़ूंगा। अगर हमारा ये कमरा है तो सर ये कमरे को ध्यान से देखना, इसमें अभी ध्यान से देखने वाली बात होगी। केवल मैं 3 लाइनों को छोड़कर बाकी सबको मैं डॉट 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 कर रहा हूँ। ये मैंने बना दिया भाई, मैंने मात्र 3 लाइनें छोड़ दी। ये सर हमारे पास कमरा है, कमरे में एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन बनी, और एक हमारे पास ये वाली लाइन बनी। तो कुल मिलाकर ये सर 3 लाइनें हैं। अब तुम यहाँ से इमेजिन कर पाओगे कि सर इन 3 लाइनों की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। आप भी जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के कोने को देखना, चाहे जमीन का कोना चाहे ऊपर का कोना, कमरे का कोई भी कोना देखना, उस कोने पर ऐसी 3 लाइनें होगी। तो जिसमें एक लाइन लंबाई को व्यक्त करेगी, एक चौड़ाई को, एक ऊंचाई को। तो सर ये जो फ्रेम बनकर आता है, सर इस फ्रेम में 3 लाइनें हैं, और इन 3 लाइनों को नाम दे दिया गया है। 3 लाइनों का नाम है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं जेड अक्ष। 3 इन लाइनों का जो नाम है उनका नाम दे दिया है 3, एक्स वाई और जेड। ये 3 लाइनें हैं, 3 नाम। और ये क्या है, इस वाले पॉइंट को मानते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन ओ,
ओरिजिन पॉइंट, इसको मान लिया हमने मूल बिंदु। अगर अब हमें किसी पॉइंट की गणित में या फिर फिजिक्स में किसी पॉइंट की स्थिति बतानी है, लोकेशन बतानी है, तो सर इसी के अनुसार बताएंगे, इन अक्षों के अनुसार बताते हैं। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया सर, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये जेड अक्ष हो गई। ये चाहता तो मैं इस फ्रेम को डायरेक्ट बना सकता था, आप में से बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं अब इस चित्र से लेकर आया हूँ, चित्र से ये निकाल के मैं फ्रेम लाया हूँ, ये फ्रेम मैंने चित्र से निकाला है। तो ये जो है ये एक तरह से 3D होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, एक रेखा होती है वो लंबाई को व्यक्त करती है, एक रेखा चौड़ाई को व्यक्त करती है, तो एक रेखा ऊंचाई को व्यक्त करती है। तो अगर हम बात करें सर, ये हमारा फ्रेम बन गया, इनको बोलते हैं निर्देशांक, मतलब ये अक्ष हैं। तो हम यहाँ जैसे मान लो इसको मैं अगर बोलना चाहूँ, चलो इसी में नहीं, चलो अलग दिखा लेते हैं। ये है मान लो ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ये है ओरिजिन। ओरिजिन जो पॉइंट होता है उसकी स्थिति हमेशा 0 0 0 मानी जाती है। सर हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स अक्ष पर भी 0, एक्स पर भी 0 है, वाई पर भी 0 है और जेड पर भी 0 है। इसका मतलब इसका जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0,0, इसकी जो लोकेशन है उसको 0 0 मान के चलते हैं, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम किसी बिंदु की स्थिति बताएंगे। मान लीजिए अगर सर ये पॉइंट है तो इसकी लोकेशन बताने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट क्या बताते हैं कि सर इसकी ये लंबाई अक्ष पर कितना है, चौड़ाई अक्ष पर कितना है, और ये सर ये चौड़ाई अक्ष पर कितना है और ये लंबाई अक्ष पर कितना है, और ऊंचाई अक्ष पर इसकी मतलब डिस्टेंस कितनी है। तो अगर हम इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ आते हैं, अगर मैं इस वाले पॉइंट से सर मैं जाना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट पर, ये इस वाले पॉइंट पर, तो पता क्या करूँगा, मुझे 3 चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। या तो मैं ऐसे चला जाऊँ, देखो यहाँ से इस तरह से जाऊँ और फिर इस तरह से जाऊँ और फिर इस तरह से जाऊँ। तो इन 3 रास्तों पर मैंने क्या दूरियां तय की, देखो इस रास्ते पर गया तो मैंने सर एक्स अक्ष को कवर कर लिया, इस रास्ते पर गया तो एक्स अक्ष कवर कर ली, इस रास्ते पर गया तो सिर्फ वाई जेड अक्ष कवर कर ली, और इस रास्ते पर गया तो देखो वाई अक्ष कवर की। इसका मतलब किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स वाई जेड तीनों अक्षों का सहारा लेना पड़ता है, तीनों अक्षों पर चलना पड़ता है। तुम कहोगे सर मैं इस रास्ते से निकल के जाना चाहता हूँ, तो लो देखो जब इस रास्ते पे जाओगे इस वाले रास्ते पर तो तुमने वाई कवर कर ली, फिर इस रास्ते पर जैसे जाओगे तो तुम जेड कवर कर लिया, और इस रास्ते पर जैसे जाओगे तो एक्स कवर हो गया। सर अगर इस रास्ते का चुनाव करूंगा तब भी मुझे एक्स वाई जेड पर चलना पड़ेगा। अगर तुम कहो सर नहीं मैं इससे जाऊंगा, तो सर इस वाले रास्ते से गया तो पहले मैंने जेड कवर कर लिया, फिर इस वाले रास्ते से गया तो एक्स कवर हो गया, और इस वाले रास्ते से गया तो ये वाई कवर हो गया। तुम कहोगे सर नहीं ऐसे जाऊंगा, इस वाले रास्ते से गया तो जेड कवर, इस वाले रास्ते से वाई कवर, और इस वाले से गया तो एक्स कवर। इसका मतलब सर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जाना चाहते हो तो इस वाले पॉइंट के सापेक्ष अगर इसकी स्थिति बताना चाहते हो या फिर यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो तो सर 3 डायरेक्शन में मुझे चलना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कवर करनी पड़ती हैं। इसीलिए फिजिक्स में और मैथ में किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें 3 डायमेंशन होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसीलिए हम पहले इसको एक्स अक्ष को पहले नंबर पर हम दिखाते हैं कि एक्स पर कितना चला। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम जेड अक्ष पर चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो हमें पहले एक्स अक्ष पर दूरी जितनी भी चलेंगे वो हम पहले नंबर पर लिखेंगे, वाई अक्ष पर जितना भी चलेंगे वो दूसरे नंबर पर, और जेड अक्ष पर जितना भी चलेंगे वो हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। तो ये किसी पॉइंट के निर्देशांक हैं। अगर हम ये बात करें कि सर मूल बिंदु से ये जो दूरी है ये वाली हम लाइन अगर मिला देंगे और इसकी डायरेक्शन इस तरह से कर देंगे तो ये एक बनेगा सदिश, ये बनेगा इसका स्थिति वेक्टर। इसकी पोजीशन है, पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन दिखाने के लिए एक्स वाई जेड लिखा है, और यहाँ पर ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। देखो इसका अभी काम होगा, इसका स्थिति वेक्टर का काम होगा तो हम उसका भी इस्तेमाल बताएंगे आपको किस तरह से होगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी इसके कोऑर्डिनेट हैं। अगर हम बात करें सर इसका स्थिति वेक्टर बताइए, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो सर पोजीशन वेक्टर होगा ये वाला, ये होगा पोजीशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी। हम एक बात जानते हैं कि सर पोजीशन वेक्टर दिखाना है, अगर किसी को वेक्टर दिखाना है तो हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए सर कोई एक एकांक वेक्टर लिखा जाता है।
ये हमने वेक्टर वाली जो पीछे क्लास बताई थी, सदिश और अदिश वाली क्लास, उसमें हमने डिटेल में बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए एक पोजीशन वेक्टर आता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए पोजीशन वेक्टर एक आता है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए एक वेक्टर आता है के कैप। तो ये हमने बताए थे, ये कैप क्या होते हैं, इसकी डिटेल में चर्चा हमने की थी सदिश और अदिश वाली वीडियो में। आपको इसको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देखो, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी करनी पड़ेगी। सर आई कैप क्या दिखाता है? दिखाता है कि एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली है। जे कैप क्या दिखाता है कि हमने वाई अक्ष पर कितना हम गए हैं, और के कैप क्या दिखाएगा कि जेड अक्ष पर कितना गए हैं। ये इस तरह से दिखाते हैं। अगर हम बात करें सर इसका, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसका हमको पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा। अगर हम मानते हैं सर ये है पी वेक्टर, पी फॉर पोजीशन, और हमने कह दिया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर वो पी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें लिख देंगे कि पी वेक्टर बराबर एक्स, ये पहला एक्स अक्ष पर होता है, तो एक्स अक्ष पर कितना चला है ए, तो हम इसको बोल देंगे ए आई कैप प्लस बी पर कितना, वो वाई अक्ष पर कितना चला है बी, तो बी जे कैप प्लस जेड अक्ष पर कितना चला है सी, तो हम लिख देंगे सी के कैप। तो अगर हमें किसी का भी पोजीशन वेक्टर बताना हो, अगर हमें किसी का भी पोजीशन वेक्टर बताना हो, तो सर हमें उसके बस कोऑर्डिनेट पता हो। अगर सर कोऑर्डिनेट ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों का कोऑर्डिनेट दे दे, हो सकता है सर दो ही का कोऑर्डिनेट दे, तो दो का देगा, तो जैसे मान लीजिए ए और बी देता, सी नहीं देता, तो सी शून्य होता है इसका मतलब, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बताते हैं सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और वो शून्य हो जाता, वो खत्म हो जाता। तो अभी अगर हमारे पास, यहाँ से हम एक बात सीखिएगा, अगर कोई पॉइंट है, सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, तो पोजीशन वेक्टर बताने के लिए सर आई कैप, के कैप और जे कैप, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये आते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। इसमें हमें याद रहे कि सर एक्स अक्ष पर दिशा बताने के लिए आई कैप, वाई अक्ष पर दिशा बताने के लिए के कैप और जे कैप, और जेड अक्ष पर दिशा बताने के लिए के कैप। तो कुल मिलाकर ये वाली जो वेक्टर की मैं अभी जो जानकारी दी है, इसको मैंने डिटेल में बताया है सदिश और अदिश वाली वीडियो में शुरुआत में। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से क्या समझे, सर हमें गति समझ में आई, हमें सर उसकी विराम अवस्था समझ में आई, गतिमान अवस्था समझ में आ गई, और हमने ये एक फ्रेम हमने देख लिया कि अगर हमें सर गणित में या फिर हमें फिजिक्स में किसी पॉइंट की स्थिति को बताना है, किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना है, तो सर हमें इन्हीं अक्षों की सहायता से, ये कोऑर्डिनेट की सहायता से हम उसकी जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसका कोई भी अगर इसके निर्देशांक दे रखें, तो उस निर्देशांक की सहायता से हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ये वाला। और अगर इस पोजीशन वेक्टर की लंबाई चाहिए कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर का परिमाण चाहिए, मतलब लंबाई, हम ये चाहते हैं कि सर इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर प्लस ये वाला सी स्क्वायर, ये होता है। तो कुल मिलाकर अगर हमें ये फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे। अगर सर कोई हमारे पास वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी हमें आखिरकार ये पोजीशन वेक्टर आ गया और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, केवल ये वाले डिस्टेंस, तो अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, जहाँ ये जो एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है उसका स्क्वायर, वाई अक्ष पर चली गई दूरी है उसका स्क्वायर, जेड अक्ष पर चली गई दूरी है उसका स्क्वायर, और सबको जोड़ दे। ये प्लस है, ये प्लस का साइन है, गुणा मत समझ लेना, ये प्लस है, ये प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस है, गुणा नहीं है, ये प्लस है। तो ये किसी पोजीशन वेक्टर की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है। तो अब देखो ना, इससे जैसे तुमने सुना होगा कि सर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अंडर रूट ए, मतलब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई ए। और अगर सर हम आयत का विकर्ण निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई। और अगर हम घन का क्यूब, जो घन होता है उसका अगर विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू ए आता है। वो निकलता कैसे है, वो इसी पोजीशन वेक्टर की सहायता से निकलता है। मैं अभी क्या अगली क्लास में उसको प्रूफ करके दिखा दूंगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सर अगर घन का क्यूब जो है वो विकर्ण है, वो निकलता है अंडर रूट 3 इंटू ए, वो कैसे निकलता है मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा इसी वेक्टर की सहायता से। तो हमें थोड़ी सी जानकारी वेक्टर की होनी चाहिए, थोड़ी सी हमने यहाँ कर ली है, और थोड़ा डिटेल में समझना है तो पीछे वेक्टर की वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। तो अभी हम केवल इतना समझे हैं कि सर कोई वस्तु होती है गतिमान अवस्था, क्या होती है समझ में आ गया। अगर हम किसी की गति और विराम अवस्था को बताएंगे तो हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं,
किसी राशि के सापेक्ष, और राशि है यहाँ पर समय, तो समय के सापेक्ष हम किसी की विराम अवस्था या फिर समय के सापेक्ष किसी की गतिमान अवस्था को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर किसी की स्थिति बतानी है, अगर हमें ये बताना है कि सर गतिमान है कि विराम अवस्था में, तो फिर समय के सापेक्ष बताते हैं। लेकिन अगर किसी की पोजीशन बतानी है, पोजीशन, तो सर कोऑर्डिनेट की सहायता से बताएंगे, मैथ में और फिजिक्स में। अगर किसी पॉइंट की स्थिति बतानी है कि वो कहाँ पर लोकेट करता है, तो हमें उसको इन निर्देशांकों की सहायता से बताना है। और अगर वेक्टर, एक वेक्टर आता है ये वाला, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मूल बिंदु से उस बिंदु की लाइन मिला देंगे, मूल बिंदु से उस बिंदु तक एक रेखा खींच देंगे और इस तरह से दिखा देंगे, तो ये होगा पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर की लंबाई कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये जो हमने मोशन समझ ली, इस मोशन के कंपोनेंट आएंगे। तो गति तमाम प्रकार की होती है, गति तमाम प्रकार की है, लेकिन उन गतियों को पढ़ने से पहले हमें कंपोनेंट ऑफ मोशन पढ़ने पड़ेंगे। और मोशन के कंपोनेंट क्या है सर, दूरी हमें समझना है, विस्थापन समझना है, चाल समझना है, वेग समझना है, त्वरण समझना है और जर्क समझना है थोड़ा बहुत। तो कुल मिलाकर ये इसके कंपोनेंट हैं। इनको समझ जाएंगे, फिर हम गतियों का डिस्कशन करेंगे कि सरल रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है। तो इस तरह से तमाम गति है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम दूरी और विस्थापन को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।